दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी, आपने मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कविता के घर बहुत भीड़ भाड़ थी। कविता के देवर राहुल की शादी थी। दूसरे दिन दुल्हन घर पर आ गई। बहु भोज के बाद सभी रिश्तेदार अपने घर को विदा हो गए। सभी लोग बहुत खुश थे, पर कविता बहुत थकी हुई थी। कविता घर की बड़ी बहू थी। सभी लोगों को नाश्ता देकर अपनी सास सुधा जी से बोली, माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ और अब सोना चाहती हूँ। 3-4 घंटे सो जाऊंगी तो फ्रेश महसूस करूंगी। सास बोली, जाओ, पर दोपहर के लंच तक उठ जाना। कविता के ससुर बोले, बेटा, तुमने बहुत संभाला, जाओ आराम करो। कविता अपने रूम में आकर लेट गई और सोचने लगी, माँ जी को जरा भी मेरे पर दया नहीं आती। हफ्तों से 1 मिनट का आराम नहीं मिला, पर सबको अपनी पड़ी है। पति से कुछ बोलो तो यही बोलते हैं, तुम्हारा घर है, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। ये सुनकर मेरे पास कोई जवाब भी तो नहीं होता। यही सब बातें सोचते हुए कविता सो गई। कविता को बहुत तेज तेज आवाजें सुनाई दे रही थी, पर थकान की वजह से उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी। बहुत कोशिश करके कविता उठी और हॉल में गई। देखी, सासू माँ की आवाज थी। लंच न बनने के कारण परेशान थी। कविता बोली, मैं तो दाल और सब्जी बनाकर सोई थी, चावल बनाना है। सास बोली, तुम जानती हो नई बहू आई है, उसे भूख लगी होगी, पर तुमको तो अपनी ही पड़ी है। ससुर बोले, इतना तो तुम भी कर सकती हो, बहू तुम्हारी भी तो है। इतना सुनते ही सुधा जी और भड़क उठी। कविता चावल बनाकर सबको खाना खिला दी। 1 महीने बीत जाने के बाद कविता बोली, माँ जी, कृति को सुल्ला दिया जाए। कृति कविता की देवरानी। सास बोली, इतनी जल्दी क्या है, तुमको नहीं बनाना है तो बोल दो, मैं बना दिया करूंगी। कविता बोली, मेरा कहना था कि उसको चाय या कुछ खाने का मन हो तो बना लिया करती। उसको चाय बहुत पसंद है। मुझसे बार बार उसे कहना पड़ता है, कहने में झेंपती भी है। कविता इतना बोलकर वहां से चली गई। दूसरे दिन बहुत तेज तेज आवाज कृति के कमरे से आ रही थी। कविता कुछ देर बाद कृति के रूम में जाकर देखी। राहुल बहुत गुस्से में था। देखते ही बोला, भाभी देखो ना, कैसे रूम को कबाड़ खाना बना रखी है। इसको कोई काम नहीं आता। आप इसे बताओ भाभी, आप सही कर दो ना प्लीज। कविता रूम को ठीक कर बोली, कृति देवर जी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने अपने कपड़े कितने फैला रखे हैं, इसको ठीक कर अलमारी में रख दो। कृति बोली, भाभी आप ही
रख दो, अब तो कविता का ये रोज का काम हो गया, एक दिन तो हद हो गई। कृति थोड़े गुस्से से कविता के पास आकर बोली, भाभी मेरा रूम कितना गंदा है, आज आपने साफ नहीं किया क्यों? कविता बोली, मैं कितने दिनों से ठीक कर रही थी, मुझे लगा तुम सीख गई होगी। कृति गुस्सा हो वहां से जाकर सास के पास आकर बैठ गई और बुन बुनाने लगी। सास कविता के पास आकर बोली, मेरा घर नहीं टूटना चाहिए, पहले भी तो राहुल के सभी काम किया करती थी और उसके सामान तुम्हें तो सहेज कर रखती थी, अब क्या हो गया? कौन सा काम होता है, इतने काम में ही थक जाती हो। कविता को बहुत गुस्सा आ रहा था पर कविता कुछ बोल नहीं पाई। अब कविता अपनी सास तथा कृति से बहुत कम बात करती, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती। कविता के ससुर अब देखते कविता ससुर का बहुत सम्मान करती और वो भी अपनी बहू का बहुत ध्यान रखते। कई दिनों बाद कृति बोली, भाभी आप बदल गई हो, मैं जब नई आई थी इस घर में तो आप मुझे बहन जैसा मानती थी पर अब नहीं। कविता बोली, देखो कृति हम दोनों को साथ ही रहना है क्योंकि हमारा बिजनेस है, दोनों भाई साथ काम करते हैं पर मेरी भी एक सीमा है, मुझे तुम्हारे कमरे में बार जाना अच्छा नहीं लगता, तुमको अब अपना और देवर जी का काम खुद करना चाहिए। कविता की सास भी सब समझती पर कृति को कुछ कह नहीं पाती। राहुल से कुछ कहने पर वह बात ही बदल देता, जब कुछ कृति से कहती वह अपने पिता के घर चली जाती जो कुछ ही दूरी पर था। कृति के घरवाले भी खुश थे कि अच्छा घर परिवार मिल गया है। कृति अब कुछ दिनों से सुबह का नाश्ता कर पिता के घर निकल जाती और शाम को राहुल के साथ खाने के समय ही आती। सुधा जी को अच्छा नहीं लगता पर बेटे से कुछ नहीं कह सकती थी। एक दिन सुधा जी के पति ने बोला, किसी एक आदमी पर इतना बोझ नहीं डाल देना चाहिए कि वह दब जाए, सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने चाहिए। सुधा जी पति से बोली, आप औरतों की तरह घर के मामलों में न पड़िए, उठकर बाहर निकल गई। पर उनको भी इस बात का एहसास था। उस दिन से सुधा जी पति से भी बुरी बन गई। सुधा जी और कविता राहुल की मनपसंद लड़की से शादी कराई थी। राहुल इतना जल्दी बदल जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हर माँ की तरह सुधा जी भी चाहती थी कि उनके बच्चे साथ रहे, एक दूसरे से प्यार सम्मान हो, पर सोचने से कहाँ कुछ होने वाला था। एक दिन सुधा जी की सहेली जो बंगाली थी मिलने आई। कविता कृति से मिलकर बहुत खुश हुई। कविता नाश्ते का इंतजाम में लगी रही और कृति मोबाइल में सुधा जी कृति को 2 बार टोक चुकी थी पर कृति पर कोई असर नहीं था। सहेली से कुछ छुप नहीं सका। सुधा जी सहेली
से बोली, आज कल के बच्चे ऐसे ही हो रहे हैं। सहेली मुस्कुरा दी। कृति वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। सहेली जाने लगी तो कृति को सुधा जी आवाज दी। कृति नहीं आई। कविता को आशीष दे सहेली चली गई। एक दिन सुधा जी अपनी उसी सहेली के साथ पार्क में बैठकर बातें कर रही थी कि वह अपनी समस्या और दोनों बहुओं के बारे में बताने लगी। सहेली सब सुन बोली, देखो सुधा, हर जगह झगड़ा काम को लेकर ही होता है। तुम यूपी बिहार वाले लोग पहले मीठा खाता है फिर तीता, हम बंगाली लोग पहले तीता खाता है फिर मीठा। मेरा मतलब है तुम लोग अपने बेटे बहू को शादी के बाद भी साथ रखता है, एक दूसरे के हर मामले में दखल देता है, उनकी जिम्मेदारियां भी तुम लोग ही निभाते हो। यही आदतें एक दिन सभी के लिए मन मुटाव का कारण बन जाता है। एक साथ सभी लोगों को खुश नहीं रखा जा सकता। अंत में रिश्तों में इतनी खटास हो जाती है कि कोई किसी को देखना तक नहीं पसंद करता और सब बिगाड़ कर अलग हो जाते हो। वही हम लोग अपने बच्चों की शादी होते ही बोल देते हैं कि तुम अब अलग रहो, एक दूसरे को समझ दो और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। पहले तो हमारे बच्चों को बुरा लगता है, पर जब अपनी जिम्मेदारियां मिलजुल कर उठाने लगते हैं, अपना अच्छा बुरा खुद सोचते हैं, तो उन्हें भी समझ आ जाता है। जहां जरूरत हो हम माता पिता उनके लिए खड़े भी रहते हैं, जिससे रिश्ता बिगड़ता भी नहीं है, रिश्ता में मिठास बनी रहती है। सुधा जी बोली, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम अपनी बहुओं के पास क्यों नहीं रही हो, अब समझ में आया। सहेली बोली, देखो, जब तक मैं ठीक हूँ, सब कर ही लेती हूँ, तो बहुओं पर क्यों बोझ बनूं। बेटे हर रविवार बहुओं और पोतों के साथ आ ही जाते हैं, सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, किसी को कोई शिकायत नहीं है। सुधा जी घर आकर देखी, कविता रात के खाने की तैयारी कर रही थी और कृति अपने किसी दोस्त के साथ बातों में उलझी थी। सुधा जी कृति से बोली, मुझे पानी दे दो। कृति कविता से पानी देने को बोल अपनी बातों में लगी रही। बहुत देर बाद सास के पास आकर बैठकर टीवी देखने लगी। सुधा जी रात के खाने पर सभी के बैठने के बाद दोनों बेटों से बोली, अब तुम लोग अपना फ्लैट ले लो और अलग अलग रहो। दोनों बेटे बोले, पर क्यों माँ? सुधा जी बोली, तुम लोग कब तक बंधन में रहोगे? अब अपना अच्छा बुरा खुद सोचो समझो। राहुल बोला, पर माँ कृति को तो कुछ नहीं आता। सुधा जी बोली, तुम्हें ये सब शादी करते समय सोचना चाहिए था बेटा, कोई भी पेट से सीख कर नहीं आता, जब जिम्मेदारी पड़ती है तो खुद ब खुद सीख लेता है। सुधा जी कविता को पास बुलाकर बोली, बहू मुझे माफ कर दो। सभी के आंखों में एक ही प्रश्न था कि सुधा जी माफी क्यों मांग रही।
हैं, पर सुधा जी और उनके पति एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।